बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उनका आज एक टॉपिक है मेरे पास बेटा। मेन टॉपिक तो है फंक्शन, ठीक है। लेकिन फंक्शन को समझने के लिए पहले हमें चंद एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और फिर रिलेशन है। रिलेशन की कोई डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये सारी बुनियादी चीज़ें अगर आपको समझ आती हैं तो फंक्शन बेटा आप इजीली फॉलो कर लेंगे, ठीक है। फंक्शन का टॉपिक इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे ऑर्डर पेयर के टॉपिक से। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब तरतीब, पेयर का मतलब जोड़ा। दो रकमों की एक स्पेशल तरतीब को ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। वो स्पेशल तरतीब क्या है कि हमेशा ऑर्डर पेयर में हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, जो हमेशा पहले एक्स आएगा बाद में वाई आएगा, ठीक होगी बात। ये लिख भी रहा है एनी ऑर्डर पेयर कंसिस्ट, हर ऑर्डर पेयर रखता है दो ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का भी ऑर्डर पेयर हो सकता है या एलिमेंट्स कहने एक ही बात है, ठीक है। इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, ये फिक्स्ड ऑर्डर है, ये स्टैंडर्ड है कि हमेशा पहले एक्स एलिमेंट आएगा बाद में वाई एलिमेंट आएगा, या हमेशा पहले जो भी आप एलिमेंट डिफाइन कर देंगे वो पहले ही लिखा जाएगा। अगर आप कहें जी एक एक्स वाई ऑर्डर है और एक वाई एक्स ऑर्डर है तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आ रहा ऑर्डर पे तो इजी हो गया। नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट? कहते हैं हमारे पास फोर एंड टू सेट नॉन एम्प्टी सेट्स हो ए एंड बी, दो हमने सेट ले लिए ए और बी। कहते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, एक ऐसा सेट जो तमाम ऑर्डर पेयर्स रखता हो। कौन से? जिसमें हमारे पास पहले एलिमेंट का ताल्लुक सेट ए से हो और दूसरे एलिमेंट का ताल्लुक सेट बी से हो। इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ठीक होगी बात। इसमें पहला सेट, पहला एलिमेंट पहले सेट से होना चाहिए, ए से होना चाहिए। का मतलब यह है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट आप पहले नंबर पे लिख रहे हैं, सेट का एलिमेंट जो है वो इस सेट में से होना चाहिए। वो ए पहले नंबर पर आ रहा है तो ए से बिलोंग करना हो चाहिए, सी पहले नंबर पर आ रहा है, बी पहले नंबर पे आ रहा है, या जो भी सेट पहले नंबर पे आ रहा है तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करना चाहिए और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ए क्रॉस बी है तो मैंने इसलिए लिखा फिर ए एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करता हो, एंड वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करता हो, ठीक है। और इसको तमाम ऑर्डर पेयर्स होंगे सेट ए क्रॉस बी में, जितना भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर शेप में होंगे, ठीक होगी बात। और इस तरह होंगे कि पहले सेट का पहले एलिमेंट का ताल्लुक पहले सेट से, दूसरे एलिमेंट का ताल्लुक दूसरे सेट से होगा। एक छोटी सी एग्जांपल भी ले लेते हैं। ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है। हमारे पास एक सेट है जी, फर्ज करो एक सेट ए है 1 और 2 एलिमेंट्स रखता है, और एक सेट बी है वो 3 और 7 एलिमेंट्स रखता है, दो एलिमेंट रखता है। ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो अब ये फाइंड कैसे करते हैं? इस ए सेट का पहला एलिमेंट पकड़ना है, दोनों के साथ ऑर्डर पे बना दो 1 3 एंड 1 7। फिर दूसरा एलिमेंट पकड़े, दोनों के साथ एलिमेंट ऑर्डर पे बना दें 2 3 एंड 2 7। इट्स योर ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी के तमाम ऑर्डर पेयर्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक होगी बात। इसमें कोई प्रॉब्लम? इधर एक एमसीक्यू बता दूं, नोट है A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी आपको बता के आया हूं कि ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से है। तो जब आपके पास A क्रॉस B, अब आप दूसरा लेते हैं फर्ज करो B क्रॉस A, तो उसमें क्या आ जाएगा? आप पहला एलिमेंट कहां से है ना, B से, तो वो कभी भी पहले A के बराबर नहीं हो सकता। देखिए ना, ए बी क्रॉस ए में आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, इसका एक एलिमेंट पकड़ा, दोनों के साथ ऑर्डर पे 3 1 और 3 2। फिर उधर से दूसरा एलिमेंट पकड़ा 7 और दोनों के साथ ऑर्डर पे 1 3 1 और 3 7 के साथ भी 2 जोड़। ओके होगी बात। ये नहीं, अब ये देखें बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं,
डिफरेंट आने, उधर 1 3 आ रहा है, 3 1 आएगा, तो ये तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हमने बताया कि दो ऑर्डर पेयर्स तभी बराबर हो सकते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उधर 2 3 आ रहा है, 3 2 आ गया, तो तरतीब चेंज हो जाती है। तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। ये नॉट एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक होगी बात। ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम फर्दर मूव करते हैं जी। लफ्ज है रिलेशन, ताल्लुक। रिलेशन क्या चीज है? कहता है फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, वही बात फिर रिपीट हो रही है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इन 4 से जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रिलेशन। वो सारे के सारे क्या हैं? रिलेशन। मसलन एक रिलेशन आप बनाते हैं जी, इसका सबसेट बनाते हैं, जस्ट आपने 1 और 3 लिख दिया, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैं लिख सकता हूं इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट लिखे जा सकते हैं वो रिलेशन है। तो एक और रिलेशन ना लेते हैं, R2 1 3 लिख देते हैं और 2 3 लिख देते हैं। एक एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट है ना 2 3, तो 1 3 लिख लिया और 2 3। एक रिलेशन ये भी बना लिया, ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। एक रिलेशन और बना लें, 1 3 और 2 7, ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो जितने भी आप बेटा सबसेट बना सकते हैं ए क्रॉस बी के, वो सारे सारे क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। यहाँ पर एक आपको मैं एमसीक्यूज बताता हूँ कि आप कितने मैक्सिमम रिलेशन बना सकते हैं। तो 2 की पावर पहले सेट में एलिमेंट्स मल्टीप्लाई दूसरे सेट में एलिमेंट्स। ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब फॉर एग्जांपल अब अगर हम इन्हीं की बात करें तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो बेटा आपके पास इसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 2 ज़रब 2, एक्चुअली 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है? हाँ 16। नहीं सॉरी, 2 की पावर 4 कितना हुआ? 2 4 8 16। ठीक है, 16 एलिमेंट्स आप 16 रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो नेक्स्ट आ जाए। अब रिलेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। कोडोमेन एंड रिलेशन, रेंज ऑफ अ रिलेशन। ये क्या चीज होती है? मैंने लिखा फर्स्ट सेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डोमेन। जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उसका जो पहला सेट होगा वो आपकी डोमेन होगी। ठीक है? फर्स्ट सेट भी कह सकते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी, फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है? तो वो भी वही बात आ जाती है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ डोमेन एंड सेकंड सेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कोडोमेन। ये सारा क्या है? कोडोमेन है। ठीक होगी बात? और जो यूज्ड एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है वो रेंज होती है। यूज्ड एलिमेंट ऑफ कोडोमेन क्या होती है? रेंज होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कि अब ये एक रिलेशन है, इसमें हमारी जो डोमेन होगी, इसको यहां पे लिखें तो डोमेन ऑफ R3 which is 1 and 2 एक्चुअली इक्वल आपके पहले सेट के बराबर आ गया। वैसे भी ना भी आए तो हमें बस पहले सेट हमारी डोमेन है, दैट्स ऑल, पहला एलिमेंट। ठीक है? और सेकंड सेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कोडोमेन। ये कोडोमेन आ गई, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं। सेकंड सेट से मुराद बी है, तो बी आपका 3 और 7 कोडोमेन है।
इसमें से जो एलिमेंट्स आपने यूज किए हैं, लाइक इस रिलेशन में हमने सिर्फ 3 यूज किया है, 7 यूज नहीं किया, सेकंड सेट के एलिमेंट 7 यूज नहीं किया। इस वजह से इसकी सिर्फ और सिर्फ रेंज क्या होगी, इस रिलेशन में इसकी रेंज 3 होगी और 3 और 7 इसकी क्या होगी, कोड में होगी। बात फॉलो की है, ये दोबारा रिपीट। चले मैं एग्जांपल R1 के लिए ऐसे लेता हूं। R1 के लिए ऐसे आते हैं, R1 के लिए ऐसे आपकी डोमेन क्या बनी, जस्ट 1, ठीक होगी बात। और रेंज क्या बनी, ऑफ R1 इट्स जस्ट 3, ठीक है। अब हमने लिखा यूज्ड एलिमेंट ऑफ कोड में इज कॉल्ड रेंज, तो ये 3 हमारी सिर्फ रेंज है, जो हमने सेकंड एलिमेंट का सेकंड सेट का एलिमेंट यूज किया वो हमारी क्या है, रेंज है। ओवरऑल सेकंड सेट जो है वो हमारी क्या है, कोड में होती है, ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट आते हैं रेंज डोमेन के बाद अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। अब फंक्शन को जरा तसल्ली से सुनिए, क्या कहता है, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट से एंड बी, वही बात वो अपनी स्टार्ट से रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं ये डायरेक्ट बात आगे लिखता है तो फिर आपने दोबारा क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, सर ये 2 सेट्स हैं तो रिलेशन क्या चीज़ होती है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, तो मैंने पहले इसी में उनको क्या कर दिया, ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। तो फॉर एनी टू सेट्स नॉन एम्प्टी सेट से एंड बी, एनी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब पहले ए क्रॉस बी होगा, उसका कोई भी रिलेशन पिक करेंगे, पहले ए क्रॉस बी बनाएंगे, उसका कोई भी एक रिलेशन बनाएंगे, फिर रिलेशन से आगे उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे इफ इट फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन, अगर वो ये 2 कंडीशनों को पूरा करे, वो रिलेशन अगर 2 कंडीशनों को पूरा करे तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। वो 2 कंडीशनें क्या है, कहता है डोमेन ऑफ रिलेशन डज नॉट रिपीट, डोमेन जो है रिलेशन की वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और सेकंड क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल टू फर्स्ट सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि डोमेन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि इस रिलेशन में अब R1 की बात करते हैं तो उसकी जब हमने डोमेन लिखी तो डोमेन रिपीट तो नहीं हो रही, जस्ट एक बार ही आ रहा है 1, लेकिन वो फर्स्ट सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, तो R1 जो है वो फंक्शन नहीं बन सकता। रिलेशन जरूर है, फंक्शन की तरफ मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट रिलेशन 2 पे आते हैं, तो पहले तो रिलेशन 2 की डोमेन है, रेंज लिखते हैं। फर्स्ट करो यहां पे डोमेन ऑफ R2 दैट्स 1 and 2, ठीक हो गया। और रेंज ऑफ R2 ये क्या है, जस्ट 3, ओके। रिपीट हो रही है तो हम एक बार ही कंसीडर करेंगे, क्लियर होगी बात, क्योंकि सेट में एलिमेंट से रिपीट नहीं होती। तो अब हमारी पहली कंडीशन डोमेन ऑफ द रिलेशन डज नॉट रिपीटेड, तो डोमेन रिपीट नहीं हो रही, रेंज हो रही होगी, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। नेक्स्ट डोमेन ऑफ द डज नॉट रिपीटेड के बाद आ गया डोमेन ऑफ द रिलेशन इक्वल टू द फर्स्ट सेट, डोमेन जो है वो पहले सेट के बराबर होनी चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो ए के बराबर है ना डोमेन। तो ये रिलेशन हमारी दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, तो रिलेशन R2 फंक्शन को मूव कर सकता है। रिलेशन R2 रिलेशन भी है और साथ ही साथ फंक्शन का भी काम पूरा कर रहा है। सेम एज इट इज R3 पे आ जाए, तो R3 की डोमेन क्या होगी, अब जुबानी देखते हैं, तो 1 और 2, तो रिपीट तो नहीं हो रही पहली कंडीशन के मुताबिक, और सेकंड कंडीशन के मुताबिक डोमेन इक्वल टू फर्स्ट सेट होना चाहिए, तो डोमेन इक्वल टू फर्स्ट सेट है, तो दैट मींस R3 भी जो सा है वो फंक्शन बन सकता है। क्लियर होगी बात। तो ये था बेटा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट, क्लियर होगी बात। इसमें आपको एक रियल लाइफ से भी एग्जांपल दे देते हैं। सेट ए है, हम अमूमन कहते हैं निकाह का फंक्शन, ठीक है। सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हैं G1 G2 G3, और सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 B4, ओके बेटा। अब अगर निकाह का फंक्शन है तो G1 गर्ल का B1 से निकाह हो गया, G2 का B2 से हो गया, और G3 का B4 से हो गया, क्लियर। तो अब इसको अगर आप ऑर्डर पेयर में लिखें तो G1 B1 G2 B2 और G3 B4
4। ओके, ये एक हमारा रिलेशन बन गया, ठीक है। अब इसको चेक करें कि ये फंक्शन भी है या नहीं। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन डज नॉट रिपीट, डोमेन रिपीट नहीं हो रही, और डोमेन इक्वल टू फर्स्ट सेट पूरी भी है। अब अगर मैं यहां पर ये कहता हूं जी G3, चलो G3 G4 से अटैच है, ओके। अब मैं ये भी कह देता हूं G3 का निकाह B3 से भी हुआ है, तो इधर ये का ऑर्डर पेयर और आ जाएगा, दैट्स मीन G3 G4 भी है और G3 B3 भी है। अब पहली कंडीशन फेल हो गई, डोमेन रिपीटेड आ गई, नजर आ रही, G3 डोमेन में 2 दफा यूज हो गया, तो डोमेन रिपीट हो गई। हालांकि दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है, तो डोमेन जो है वो इक्वल टू सेकंड सेट है। डोमेन जब आप लिखेंगे तो यूं लिखेंगे ना G3, तो आप कहेंगे कि डोमेन सेकंड सेट के तो बराबर है, फर्स्ट सेट के तो बराबर है, सेकंड कंडीशन तो पूरी हो रही है। लेकिन पहली कंडीशन के मुताबिक डोमेन रिपीट हो गई, तो यार हमें वैसे भी पता है कि एक लड़की का एट अ टाइम 2 लड़कों से निकाह नहीं हो सकता, तो ये निकाह का फंक्शन फिर नहीं। क्लियर? तो यहाँ से आपने इसकी लॉजिक भी चेक कर ली कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा, तो ये निकाह का फंक्शन नहीं है। हम इसीलिए आमतौर पे बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, उनमें एक्चुअली उसकी बैक पे जाएं तो यही डेफिनेशन फॉलो हो रही होती है। मैंने आपको निकाह के फंक्शन की एग्जांपल दे दी, आप बर्थडे के फंक्शन देख लो। एक डेट, अब एक लड़का है वो ये क्लेम करता है कि मेरा 3 अगस्त को मैं पैदा हुआ, 3 अगस्त 1970 को फर्ज करो, वो कहता है मैं पैदा हुआ। अब वही लड़का कोई और डेट सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो कहता है मैं 3 अगस्त 1970 को भी पैदा हुआ और 5 जनवरी 2012 को भी पैदा हुआ, तो डैट मीन्स उसने एक ही लड़के ने B1 ने 2 डेट्स का सिलेक्शन की, 3 अगस्त 1970 और 5 जनवरी 2012। अब ये भी फंक्शन नहीं बनेगा, सारी बात है, डोमेन रिपीट हो जाएगी। जब आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो B1 के साथ 3 और B1 के साथ ही 5 जनवरी। तो अब ये एक रिलेशन तो बन जाएगा, लेकिन फंक्शन नहीं, बर्थडे फंक्शन नहीं हो सकता। एक बंदा 2 बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ठीक होगी बात बेटा? तो ये था बेटा हमारा फंक्शन का टॉपिक, जिसको हम ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर चुके। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक होगी बात? हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे करती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में 3 हमारे पास मेजर टाइप्स हैं, इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। इनटू, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और फर्दर उनसे आगे 2 टाइप्स निकलती हैं, दैट्स आर कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब इनको हम जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैंने बात की इनटू फंक्शन की। बेटा आपने अभी फंक्शन पढ़ा था ना, मेरी एक बात आपको मैं ट्रिक के तौर पे बता देता हूँ, सारी जिंदगी काम रहेगी आपके। जब आपने किसी रिलेशन को चेक करना हो कि वो फंक्शन है या नहीं, जब आपने किसी रिलेशन को चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं, तो बेटा आपके पास जितनी भी कंडीशंस हैं वो डोमेन पे अप्लाई होती हैं। अभी जो फर्दर आपने पीछे लेक्चर में देखा था कि फंक्शन को हमने चेक कर रहे थे, तो हमारी 2 कंडीशंस थी। वन इज कि डोमेन डज नॉट रिपीटेड एंड सेकंड इज कि डोमेन इक्वल टू फर्स्ट सेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दोनों में डोमेन का ताल्लुक था। जब आपने ये चेक करना हो कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है, मतलब फंक्शन बन गया, जारी बात है फंक्शन बनेगा तो आगे टाइप्स चेक होंगे ना। तो अब हम ये सारी कंसीडर कर रहे हैं बातें कि हमारा एक रिलेशन है वो फंक्शन की कंडीशन पूरी कर चुका है। अब फर्दर हम चेक कर रहे हैं कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है, तो उसके लिए जितनी भी कंडीशन होंगी वो सारी रेंज पे डिपेंड कर रही होंगी। ठीक है, वो सारी क्या होंगी, रेंज पे डिपेंड। तो इस बात को मद्देनजर रखें। तो कहते हैं इनटू फंक्शन चेक करो, तो हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन इनटू होगा अगर रेंज ऑफ अ फंक्शन, उस फंक्शन की जो रेंज है सबसेट हो। क्या सबसेट हो? किसका? सेकंड सेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मैंने ब्रैकेट में लिखा कोड नेम।
कोड मेन का भी मतलब बात ही है ना, सेकंड सेट में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकंड सेट में तो कोड मेन कह रहे हैं। तो अगर कोड मेन का सबसेट हो जाए रेंज, तो फिर हम कहते हैं ये फंक्शन कौन सा है, इनटू फंक्शन। एग्जांपल मैंने आपके सामने कोड की है, देखें कि मैंने स्केयर का फंक्शन बनाया है। 1 का एलिमेंट उठाते हैं सेट ए में, उसका स्केल लेते हैं 1 से मैप कर दिया, 2 का एलिमेंट उठाया 4 से मैप कर दिया, 3 का एलिमेंट उठाया 9 से मैप कर दिया। अगर इसके ऑर्डर पेयर बनाए तो 1 1 से अटैच हुआ, 2 4 से अटैच हुआ, 3 9 से अटैच हुआ। सबसे पहले तो ये फंक्शन है, मुझे भी यकीन था, आप कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। डोमेन क्या है, 1 2 3। तो पहली बात कि डोमेन रिपीट नहीं हो रही। दूसरी बात कि डोमेन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले सेट के बराबर है। दैट मींस ये फंक्शन है। अब अगला क्वेश्चन ये था कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है, उसके लिए हमने कहा जी रेंज पे आ जाओ। अब रेंज जो सी है उस टाइम क्या है, ये एक फंक्शन है जी, तो इसको हमने क्या किया, रेंज ऑफ एफ क्या है, इस टाइम 1 4 9 है। क्या रेंज रिपीट हो रही है, क्या रेंज सबसेट है सेकंड सेट का, सेकंड सेट इस टाइम बी है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो रेंज सबसेट है बी का। दैट मींस ये कौन सी टाइप का फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आते हैं जी 1 1 फंक्शन पे। तो 1 1 फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज नॉट रिपीटेड। फंक्शन की रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि इधर मैंने बोला कि ये वही फंक्शन मैंने नीचे कॉपी किया हुआ है, 1 के साथ 1 का स्केल मैप हो रहा है, 2 के साथ 4 का और 3 के साथ 9 का। ठीक है, तो रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या है, 1 4 9, दैट इज नॉट रिपीटेड, ये रिपीट नहीं हो रही। 1 के साथ 1 अटैच हो रहा है, 2 के साथ 4 ही और 3 के साथ 9। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं रेंज डज नॉट रिपीटेड, दैट मींस ये 1 1 फंक्शन है। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जी ऑन टू फंक्शन। क्या, ऑन टू फंक्शन। इसमें क्या कहता है, कोई फंक्शन बन गया, अब नेक्स्ट वो टाइप कौन सी, ऑन टू कब होगा, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू सेकंड सेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकंड सेट के बराबर होना चाहिए। वही बात कोड में भी लिख दिया, यूं भी कह सकते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू कोड में, कि रेंज ऑफ अ फंक्शन कोड में के बराबर होना चाहिए। लाइक ये एग्जांपल 1 का स्केयर फंक्शन ही है, 1 का स्केयर 1 से, 2 का स्केयर 4 से और 3 का स्केयर 9 से। अब मैंने पहले जानबूझ के 16 लिखा था, हालांकि उसके साथ मैपिंग नहीं हो रही थी, लेकिन मैं लिखता आ रहा था। इधर मैंने 16 नहीं लिखा क्योंकि मुझे रेंज ऑफ अ फंक्शन जो सी थी वो सेकंड सेट के बराबर बनानी थी। ठीक है, तो बात सूत्रों में वो रेंज हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स नहीं होते और वही फंक्शन 1 1 बन जाता है। बात सूत्रों में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स पड़े होते हैं, इसलिए वो इनटू बन जाता है। सॉरी, ऑन टू पहले, बाज़ होतों में वो ऑन टू बन जाता है और बाज़ होतों में वो इनटू बन जाता है। डिपेंड कर रहा होता है कि सेकंड सेट में कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं जो फजूल हैं, ये हमारे किसी काम के हैं या नहीं। इनके आप ऑर्डर पर देख लें, इसकी 1 के साथ 1 से मैपिंग हुई, 2 के साथ 4 से और 3 की 9 से मैपिंग कराने के बाद जब आपने रेंज देखा तो रेंज इसकी बनी 1 4 9 विच इज़ इक्वल टू सेकंड सेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है बेटा, तीनों बातें समझ आ गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपके माइंड में नेक्स्ट आते हैं जी इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव इफ इट इज इनटू एंड 1 1। अगर एक फंक्शन दोनों खसूसियत रखता है, इनटू वाली भी और 1 1 वाली, मतलब एक फंक्शन इनटू भी है और 1 1 भी है, तो वो क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। क्लियर है बेटा। मैंने इसलिए उनके सामने लिखा इनटू और 1 1 मिलकर दोनों के मिलने से इंजेक्टिव बनता है। ठीक है, और बाइजेक्टिव, अच्छा ये सारा फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज ऑन टू एंड 1 1। अगर ऑन टू और 1 1 हो तो बाइजेक्टिव, अगर इनटू और 1 1 हो तो इंजेक्टिव बन जाता है। ये देखिए, ऑन टू और 1 1 मिलने से क्या बन रहा है, बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर फिर इस तरह तो जोन सा भी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वो ऑन टू फंक्शन ही होगा, 1 1 होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी सूरत में ही यही इसकी एग्जांपल बन सकते हैं ना। बाइजेक्टिव की एग्जांपल लिख दी, ये एग्जांपल इसको पूरा करिए 1 2 3
और 149, तो ये दोनों कंडीशंस को पूरा कर रही है, रेंज रिपीट भी नहीं हो रही और रेंज सेकंड सेट के बराबर भी है। तो जी सर 1 फंक्शन जो सा ऑन टू फंक्शन जो सा होगा वही बाइजेक्टिव भी होगा। 1 के बीच में जरूरत क्यों महसूस हुई, तो उसकी एग्जांपल एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है उसमें एलिमेंट्स है 1 और -1, सेट बी है उसमें 1 और स्क्वायर का फंक्शन है। अब 1 पे मैपिंग 1 से 1 का स्क्वायर लोगे 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर लोगे 1 आएगा। ऑर्डर पे हम लिखे 1 और 1 बनेगा, -1 और 1 भी बनेगा। अब ये ऑर्डर पेयर्स है। अब ये सारी कंडीशन पहले तो बात चेक करो ये फंक्शन है या नहीं, तो फंक्शन है क्योंकि डोमेन रिपीट नहीं हो रही और डोमेन इक्वल टू फर्स्ट सेट है, फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट के अब ये कौन से टाइप का फंक्शन है, तो रेंज जो सी है वो रिपीट हो रही है। रेंज रिपीट होने का मतलब ये 1 1 नहीं है, नहीं। रेंज इक्वल टू सेकंड सेट, रेंज स्टैंड क्या है 1 इक्वल टू सेकंड सेट बी, तो ये क्या है ऑन टू है। तो हर ऑन टू होने वाला फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो बाइजेक्टिव भी बने, उसके साथ 1 1 होना जरूरी है। मतलब अब ये ऑन टू के एग्जांपल में तो ओके है, 1 1 के एग्जांपल में ओके नहीं है, इस वजह से ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, ऑन टू जरूर है। क्लियर है बात बेटा? तो इस तरह मजीद बेशुमार एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे से मैंने आपको जो भी डिटेल थी उसके मुताबिक डिस्कस कर दिया। तो इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।